आपका हो सकता है पूरक सवाल ये होगा, पूछिएगा कि आगामी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आपकी पार्टी का भूमिका क्या होगा। तो पार्टी का राज्य कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हम 243 विधानसभा में अपना मजबूत स्थिति करेंगे। हम 243 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी आज गठबंधन की राजनीति से अलग नहीं है। गठबंधन कर करके चुनाव लड़ रही है, तो हमें भी कोई गठबंधन से परहेज नहीं। चिराग पासवान देखिए हवाई नेता है, आप लोग देख रहे हैं, और कहीं भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। रामविलास पासवान जी के विपरीत ध्रुव से राजनीति कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए जीते थे, मरते थे, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए निछावर थे। लेकिन चिराग पासवान जी का एक ही सिद्धांत है, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट, और उस नीति पर काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि आगामी विगत लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जहां जहां उम्मीदवार, एक भी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए लोगों को टिकट नहीं देकर सारे पैसे वाले लोगों के पास जाकर के बेचने और गिरवी रखने का काम किए। तो जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक दल को गिरवी रख सकता है, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रखा जा सकता है और क्या गठबंधन किया जा सकता है, चाहे क्या बात किया जा सकता है। इसलिए ये सवाल पूरा कागज है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। इस समय बोध गया के मौर्य हॉस्टल के पास में उपस्थित हैं और यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी जो राष्ट्रीय है उस पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है इस होटल के अंदर में चल रहा है। और चल के आपको बताते हैं लोग की किस तरीका से कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, कि उनको लीडर को क्या कहना है, किस विचार को लेकर यहाँ पे इन लोग बैठे हैं और क्या इनका आगे का विजन है, जो आगामी चुनाव होने वाला है इसके लिए इनको क्या तैयारी है, इसके बारे में आपको चल के अंदर बताते हैं। वक्त बिल में कुछ कमी था, जो गरीबों के साथ जो अल्पसंख्यक बिरादरी यानी मुस्लिम बिरादरी में जो गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजना था, उससे कहीं ना कहीं कुछ भटका हुआ था। अब देखा जाता है कि इस बिल में क्या क्या आया है, इसको अभी हम लोग पूरा अध्ययन नहीं किए हैं, पूरा बिल को अध्ययन करते हैं, इसमें क्या इसका अच्छा प्रभाव होगा, क्या बुरा प्रभाव होगा, कुछ दिनों के बाद हम लोग इस पर विस्तृत रूप से बात करेंगे। पासवान ने एनडीए का कहना है कि ओवैसी का पार्टी हिंदू मुस्लिम कराने में पूरे देश में उन्हीं का हाथ रहता है। अच्छा देखिए, देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, हम ओवैसी पर नहीं बोल रहा हूँ, कोई जात पात पर कर रहा है, कोई सांप्रदायिकता पर कर रहा है, तो ये देश के लिए अच्छा माहौल नहीं है। देश में हमारे पूज्य नेता कहते थे रामविलास पासवान जी कि देश एक बगीचा के समान है, बगीचा में हर एक ढंग का फूल पत्ती खिलने का मौका मिलना चाहिए। यदि बगीचा का एक भी फूल मुरझा जाता है तो समझो उस बगीचा का माली बेईमान है। तो ये देखिए, देश सबका है, सभी का अधिकार है, जात पात धर्म मजहब में बांटने की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ में पिरोने की जरूरत है, एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। जब संयुक्त लोक जनशक्ति पार्टी, मैंने जब बंटवारा के पहले इस जिला के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह जी थे और इनके बहुत सारे साथी हम लोगों के जिला अध्यक्ष थे, पार्टी को बहुत अच्छा मजबूती प्रदान किए थे। लेकिन जिस समय पार्टी में टूट हुआ कुछ कतिपय कारणों से या भ्रम के स्थिति में वीरेंद्र भाई हम लोगों से अलग होकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान में चले गए। सारे साथियों का वहां उपेक्षा और सही सम्मान नहीं होने के कारण तमाम लोग दुखी थे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी वीरेंद्र सिंह एंड इनके साथियों का कमी महसूस करती थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया और बातचीत चला और आज वीरेंद्र कुमार सिंह सहित यहाँ के कई पदाधिकारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में मिलन कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको नाम बता देना चाहता हूं। श्री दिलीप पासवान जी सामाजिक कार्यकर्ता बाड़ाचट्टी के हैं, संतोष शर्मा जी टेकारी के हैं, मुन्ना सिंह पड़ैया के हैं, प्रमोद कुमार सिंह नगर अध्यक्ष थे पहले, वो हैं, सुजय पासवान, अनुज यादव, बब्बन सिंह, राजू यादव,
राजीव कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, अमर पासवान, विनोद जी, एकराम खान और अजीत कुमार सहित सैकड़ों के संख्या में साथी आज पार्टी का ज्वाइन कर रहे हैं। पहला तो ये, और तमाम साथियों का मेरा स्वागत और अभिनंदन है। दूसरा बात है कि नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी गया कार्यरत थी। आज पूर्व का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का कमेटी को हम लोग भंग करते हैं और दलित सेना के पूर्व अध्यक्ष उमेश पासवान जी का आग्रह था कि वीरेंद्र भाई के नेतृत्व में जिला का कमान दिया जाए, तो उनकी भावनाओं को हम लोग कद्र करते हुए वीरेंद्र कुमार सिंह जी को गया जिला राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और इनको दायित्व दिया जाता है कि 1 महीना के अंदर में सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति कर और पार्टी के जितना भी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष का नियुक्ति करके राज्य कार्यालय को सूचित करे। दूसरी जो बात है कि आप लोगों का हो सकता है पूरक सवाल ये होगा, पूछिएगा कि आगामी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, आपकी पार्टी का भूमिका क्या होगा। तो पार्टी का राज्य कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि हम 243 विधानसभा में अपना मजबूत स्थिति करेंगे। हम 243 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी आज गठबंधन की राजनीति से अलग नहीं है। गठबंधन कर करके चुनाव लड़ रही है, तो हमें भी कोई गठबंधन से परहेज नहीं। अब रहा बात कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य का फैसला राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगा कि कहां गठबंधन करना है, क्या करना है। लेकिन मैं इतना निश्चित कहता हूं कि गया जिला में 10 विधानसभा है। यदि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपने बलबूता पर लड़ेगी तो 10 विधानसभा लड़ेगी। यदि गठबंधन में होगा तो किसी भी परिस्थिति में हम 3 से 4 विधानसभा गया जिला में मजबूत, जहां मेरा आधार रहेगा, लड़ने का काम करेंगे। देखिए, चिराग पासवान से कोई संभावना बनने की सवाल नहीं। चिराग पासवान देखिए हवाई नेता है, आप लोग देख रहे हैं, और कहीं भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। रामविलास पासवान जी के विपरीत ध्रुव से राजनीति कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी हमेशा कार्यकर्ताओं के लिए जीते थे, मरते थे, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए निछावर थे। लेकिन चिराग पासवान जी का एक ही सिद्धांत है, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं, पैसा फर्स्ट, पंजाबी फर्स्ट, और उस नीति पर काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि आगामी विगत लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जहां जहां उम्मीदवार, एक भी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए लोगों को टिकट नहीं देकर सारे पैसे वाले लोगों के पास जाकर के बेचने और गिरवी रखने का काम किए। तो जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक दल को गिरवी रख सकता है, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद रखा जा सकता है और क्या गठबंधन किया जा सकता है, चाहे क्या बात किया जा सकता है। इसलिए ये सवाल पूरा कागज है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। सर, घर में घरेलू विवाद भी चल रहा है दोनों में, पारस जी और चिराग जी में। क्या राजनीति का जो पहली पत्नी थी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। देखिए, ये बिल्कुल झूठा और सरासर गलत खबर है। रामविलास पासवान जी की जो पहली पत्नी है, यानी चिराग पासवान की बड़ी मां, आप लोग जाकर के उनके पैतृक गांव शहरबन्नी में देख सकते हैं कि जितना भी चल और अचल संपत्ति शहरबन्नी में है, उसकी मालकिन राजकुमारी देवी हैं। वो पासवान जी थे तब भी, आज नहीं भी है तब भी। न पारस जी का परिवार कोई गांव पर रहता है या जाता है, न रामचंद्र पासवान जी का परिवार जाता है न रहता है। सारे खेती का देख रेख, उपज, वहाँ जितने मकान है, सारा चीज का मलिकाओं राजकुमारी देवी जी के पास है। इस ढंग का राजनीतिक लाभ लेने के लिए विवाद बनाया जा रहा है, प्रेस मीडिया में लाया जा रहा है। यह बिल्कुल भ्रामक और गलत खबर है। तो दूसरा सवाल ये है कि वक्फ बिल को लेकर आप लोग क्या सोचते? देखिए, वक्फ बिल में 2 पहलू है। इस पर बहुत गंभीरता से अब तो लोकसभा में पास हो गया है, विचार करने की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल में तो पहले आना नहीं चाहिए था। आने के पहले देश के जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, आम सहमति बननी चाहिए था। उसका खामियों को दूर करना, यदि खामी था तो उसको दूर करना चाहिए। वक्फ बिल में कुछ कमी था, जो गरीबों के साथ, जो अल्पसंख्यक बिरादरी यानी मुस्लिम बिरादरी में जो गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजना था,
उससे कहीं ना कहीं कुछ भटका हुआ था। अब देखा जाता है कि इस बिल में क्या क्या आया है, इसको अभी हम लोग पूरा अध्ययन नहीं किए हैं, पूरा बिल को अध्ययन करते हैं, इसमें क्या इसका अच्छा प्रभाव होगा, क्या बुरा प्रभाव होगा, कुछ दिनों के बाद हम लोग इस पर विस्तृत रूप से बात चिराग करेंगे। पासवान ने वक्फ बिल को लेकर साफ कहा है कि कल जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहे थे, विपक्ष के लिए ये काला दिन था। देखिए, निश्चित रूप से इस पर लंबी बहस होनी चाहिए, आम सहमति बनना चाहिए। यदि कोई बिल आता है तो वह कानून बनता है, कानून को बनाने का यह प्रक्रिया होना चाहिए, बहुमत के आधार पर न बनकर के आम सहमति के आधार पर बिल को पास करने का प्रोविजन लाना चाहिए, चाहे वह सहमति बनाना चाहिए। इसमें जेपीसी गठन किया गया, जेपीसी में विपक्ष के लोगों का आवाज को नहीं सुना गया, तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी को लेकर के बिल पास किए हैं, इससे बहुत अधिक न्याय होने का उम्मीद नहीं है। सर, लास्ट सवाल ये है कि ओवैसी ने जिस तरह से संसद भवन में वक्फ का जो बिल पास मिला था उसको लेकर जो पड़ा था, कितना संवैधानिक है और आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कोई बिल आता है तो उसको सम्मान करना चाहिए, उसका प्रति फाड़ना नहीं चाहिए। निश्चित रूप से बिल का गुण और दोष पर बहस होना चाहिए। यदि उसमें खामियां नजर आवे तो सरकार को उस बिल में संशोधन या उसको जोड़ना चाहिए और संशोधन के साथ ही बिल पास कराना चाहिए। किसी की भावनाओं को अनादर कर करके बिल नहीं पास होना चाहिए। एनडीए का कहना है कि ओवैसी का पार्टी हिंदू मुस्लिम कराने में पूरे देश में उन्हीं का हाथ रहता है। अच्छा, देखिए, देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, हम ओवैसी पर नहीं बोल रहा हूँ, कोई जात पात पर कर रहा है, कोई सांप्रदायिकता पर कर रहा है, तो ये देश के लिए अच्छा माहौल नहीं है। देश में हमारे पूज्य नेता कहते थे, रामविलास पासवान जी, कि देश एक बगीचा के समान है, बगीचा में हर एक ढंग का फूल पत्ती खिलने का मौका मिलना चाहिए। यदि बगीचा का एक भी फूल मुरझा जाता है तो समझो इस बगीचा का माली बेईमान है। तो ये देखिए, देश सबका है, सभी का अधिकार है, जात पात धर्म मजहब में बांटने की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ में पीड़ने की जरूरत है, एक साथ लेकर चलने की जरूरत है।